नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं सीटीआई एंट्रेंस एग्जाम आरएससी का जो टॉप 50 एमसीक्यू है, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बनाया गया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग देख लीजिए। अगर वीडियो पसंद आएगा तो आप लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और जाते जाते लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आग जलाने के लिए ईंधन, ऊष्मा और किसकी उपस्थिति की निरंतर आवश्यकता होती है? तो देखिए, आग जलाने के लिए ईंधन की भी आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे थोड़ा हम कलर चेंज कर देते हैं। ईंधन की भी ज़रूरत पड़ती है, ऊष्मा की भी पड़ती है और साथ में ऑक्सीजन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि आग जलाने के लिए एक तो आपके पास फ्यूल होना चाहिए, दूसरा ऊष्मा होना चाहिए, तीसरा आपके पास ऑक्सीजन होना चाहिए। इन तीनों अगर हैं ये तीनों, तो क्या होगा, आप आग जलेगा, वरना नहीं जलेगा। तीसरा क्वेश्चन है, सू दूसरा है ये, सूखे पाउडर वाले अग्निशामक किस प्रकार की आग पर उपयोग किए जाते हैं? तो जो सूखे पाउडर वाले अग्निशामक होते हैं, यह हमारे प्रयोग किए जाते हैं श्रेणी डी के। श्रेणी डी में कौन सा आता है? आपका विद्युत से लगी आग आता है, इलेक्ट्रिक से आपका लगा हुआ आग किस में आता है? श्रेणी डी के अंतर्गत। ए वाले क्या आता है? आपका ठोस, जैसे कि कागज हो गया, लकड़ी हुआ, इन सब से अगर आग लगी है तो यह श्रेणी ए के अंतर्गत आता है। बी में आपका द्रव से अगर कोई है, जैसे पेट्रोल वेट्रोल है, पेट्रोल इन सब से अगर लग गया तो ये आपका आता है श्रेणी बी के अंतर्गत। अगर गैसों जैसे एलपीजी हो गया, ये सब हो गया, इन सब से लगाता है जो आग, वो श्रेणी सी के अंतर्गत आता है। और जो श्रेणी डी है, इसमें आपका विद्युत से लगी आग आती है। तीसरा क्वेश्चन है, कौन सी अग्निशामकों में कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोराइड डाइफ्लोरोमीथेन भरी होती है? तो ऑप्शन है आपके सामने, हेलोन, ये हेलन नहीं रहेगा, ये हेलोन रहेगा, फोम, जल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जो हेलोन टाइप अग्निशामक यंत्र होता है, उसमें क्या होता है, आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमो क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन रहता है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? हेलोन। ये हेलोन है, हेलन नहीं है, हेलोन है, हेलन टाइप अग्निशामक यंत्र। चौथा क्वेश्चन है, 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में शीतलन की क्रिया के लिए, ये शीतलन है, प्रशीतन की क्रिया के लिए कौन सा उपयोग होता था? ऑप्शन है क्लोरीन, क्लोरोफ्लोरो, ब्रोमो, बर्फ, नाइट्रोजन। तो 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में प्रशीतन के लिए, यानी कि रेफ्रिजरेंट यानी कूलिंग के लिए जो होता था, इसके लिए हम लोग बर्फ यूज करते थे। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। प्रशीतन के लिए 18वीं शताब्दी के प्रारंभ में बर्फ का यूज किया जाता था। पांचवा क्वेश्चन है कि वे मेटल बार जिसमें नट को कसने वाले एलन की रेंच और प्लायर होते हैं, वह किसके बनाए जाते हैं? ऑप्शन अष्टभुजी मेटल बार का, वर्गीय मेटल बार का, षटभुजी मेटल बार का, गोल मेटल बार का। तो देखिए, जो वे मेटल बार जिसमें नट को कसने वाले एलन की रिंच और प्लायर होते हैं, वह आपके षटभुजी मेटल बार के बने होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, षटभुजी मेटल बार। छठा क्वेश्चन है, फाइन निर्वात यानी कि वैक्यूम के मापन के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो फाइन वैक्यूम के मापन के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? थर्मोकपल वैक्यूम गेज का। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोकपल वैक्यूम गेज। सातवां क्वेश्चन है, अत्यधिक गर्म वस्तु को उठाने के लिए प्रयुक्त डिवाइस क्या कहलाती है? ऑप्शन है फ्लोर प्रोटेक्टर, बर्ब रिमूवर, अग्निशामक, टोंग। तो अत्यधिक गर्म वस्तु को उठाने के लिए जो डिवाइस प्रयुक्त की जाती है, वह टोंग रहता है। यहाँ पे डी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि अत्यधिक गर्म वस्तु को उठाने के लिए टोंग डिवाइस जो प्रयुक्त होता है, वह टोंग डिवाइस होता है। आठवां है कि रिकवरी सिलेंडर की न्यूनतम क्षमता जल कितनी होती है? तो इसकी जो क्षमता होती है, यह 11.9 किलो होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। रिकवरी सिलेंडर की न्यूनतम क्षमता 11.9 kg होती है। कंडेंसर और इवेपोरेटर को सीधा करने या साफ करने में प्रयुक्त विशेष रूप से डिजाइन किया गया टूल क्या कहलाता है? ऑप्शन है फिन टूल या कोम, कंट्रोल वाल, एयर वेलोसिटी मीटर, एयर ब्लोवर। क्या कहलाता है? हमारा फिन टूल या कोम्ब कहलाता है।
तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, फिन टूल या कोम्ब। 10 नंबर क्वेश्चन है, सामान्य फिलिंग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त फाइल क्या है? ऑप्शन है रफ फाइल, बस्टर्ड फाइल, सेकेंड कट फाइल, स्मूथ फाइल। तो देखिए जो सामान्य फिलिंग उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त फाइल होता है यह रहता है बस्टर्ड फाइल। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, बस्टर्ड फाइल। 11 नंबर क्वेश्चन है, किस कट में इंडिविजुअल शार्प और पॉइंटेड टेथ एक रेखा में होते हैं और ये लकड़ी की फाइलिंग के लिए उपयोगी होते हैं? देखिए जो होता है रस्प कट, रस्प कट में क्या होता है, इंडिविजुअल शार्प और पॉइंटेड टीथ एक रेखा में होते हैं और ये लकड़ी की फाइलिंग के लिए उपयोग किए जाते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है कि आंतरिक कड़ तलों के लिए किस फाइल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है नाइफ एज फाइल, ट्रेंगुलर फाइल, हाफ राउंड फाइल, स्क्वायर फाइल। तो जो आंतरिक कड़ तलों के लिए जिस फाइल का उपयोग किया जाता है वह रहता है हाफ राउंड फाइल। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हाफ राउंड फाइल। 13 नंबर क्वेश्चन है, किसी वॉइस का आकार उसके जा की किसके आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो देखिए जो वॉइस रहता है उसका जो निर्धारण किया जाता है, उसकी जो जबड़ा रहता है उसका जबड़ा उसके चौड़ाई से हम लोग क्या करते हैं, निर्दिष्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगर स्पेसिफिकेशन जो दिया जाता है वॉइस का वह जबड़े की चौड़ाई से स्पेसिफाइड किया जाता है। 14 नंबर क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग कहाँ पर किया जाता है? ऑप्शन है मशीन पर जैब की डेटम सरफेस की समांतर सेटिंग के लिए, के सरफेस को नुकसान से बचाने के लिए, साइन के लिए वर्क को पकड़ने के लिए, आंतरिक कट सरफेस की फाइलिंग के लिए। तो जो यूनिवर्सल सरफेस गेज का उपयोग किया जाता है यह मशीन पर जैब की डेटम सरफेस की समांतर सेटिंग करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग जाप को सहारा देने के लिए और मार्किंग के लिए लंबवत या कोणीय तल प्रदान करने के लिए होता है? तो ऑप्शन है आपके सामने राकार आर्म, स्क्राइबर, स्पिंडल और है एंगल प्लेट। तो देखिए जो होता है हमारा एंगल प्लेट, इसका उपयोग जाप को सहारा देने के लिए और मार्किंग के लिए लंबवत या कोणीय तल प्रदान करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है कि प्रिक पंच का कोण कितना होता है? तो देखिए जो प्रिक पंच का एंगल होता है ये हमारा 30 या 60 डिग्री होता है, मगर जो सेंटर पंच होता है, जो सेंटर पंच रहता है ना, CENTRE, सेंटर पंच का जो रहता है ये हमारा होता है 90 डिग्री। तो प्रिक पंच का कितना होता है 30 और 60 डिग्री और सेंटर पंच का होता है 90 डिग्री, याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, किस प्रकार के एक स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है, कौन एक स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है जो बीम स्केल पर वर्नियर स्लैब को किसी भी स्थिति में सेट करने में मदद करता है? ऑप्शन है वर्नियर स्लाइड, मूवेबल या डेप्थ बार, थंब लीवर। देखिए जो होता है थंब लीवर, थंब लीवर एक आप स्प्रिंग युक्त उत्तोलक है, यानी कि स्प्रिंग लोडेड लीवर है जो बीम स्केल पर वर्नियर स्लैब को किसी भी स्थिति में सेट करने में मदद करता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है कि स्ट्रेट स्क्राइबर के उपयोग के समय वर्नियर कैलिपर की शून्य सेटिंग डेटम तल से कैसी होती है? ऑप्शन है ऊपर, नीचे, पीछे, सामने। तो स्ट्रेट स्क्राइबर के उपयोग के समय वर्नियर कैलिपर की शून्य सेटिंग डेटम तल के ऊपर होती है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ऊपर होती है। 19 नंबर क्वेश्चन है, किसका उपयोग कीवे, ग्रूव और स्लॉट की कटिंग के लिए होता है? ऑप्शन है फ्लैट चीजल, क्रॉस कट चीजल, हाफ राउंड नोच चीजल, डायमंड पॉइंट चीजल। तो देखिए जो होता है क्रॉस कट चीजल, क्रॉस कट चीजल का उपयोग कीवे, ग्रूव और स्लॉट की कटिंग के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है, कटिंग पॉइंट के टॉप फेस और कटिंग वाले सिरे के वर्क सरफेस के बीच बनने वाला कोण क्या कहलाता है? ऑप्शन है रैक एंगल, क्लियरेंस एंगल, हेलिक्स एंगल, साइड एंगल। तो कटिंग पॉइंट के टॉप फेस और कटिंग वाले सिरे के वर्क सरफेस के बीच जो बनने वाला कोण होता है वह हमारा रैक एंगल होता है। तो यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, रैक एंगल। 21 नंबर क्वेश्चन है, पिन निम्नलिखित में से किसका एक भाग है? ऑप्शन फेस, चिक, आई होल, हैमर। तो पिन जो होता है यह भाग होता है हैमर हेड का। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हैमर हेड। 22 नंबर क्वेश्चन है, मार्किंग के लिए प्रयुक्त इंजीनियर हथौड़े का भार कितना होता है? तो ऑप्शन 125 ग्राम, 250 ग्राम, 1 किलोग्राम, 1.5 किलोग्राम।
तो मार्किंग के लिए प्रयुक्त जो इंजीनियरिंग हथौड़े का भार होता है वह 250 ग्राम होता है। यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 250 ग्राम। 23 नंबर क्वेश्चन है कि काउंटर सिंकिंग रिवर्टिंग का एंगल कितना होता है। तो काउंटर सिंक रिवर्टिंग का जो एंगल होता है यह 75 डिग्री होता है, यानी कि 75 डिग्री यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 24 नंबर क्वेश्चन है कि ड्रिल होल के ओपनिंग सिर पर बोल्ट हेड वाशर और नट के लिए फ्लैट सीट निर्मित करने के लिए प्रयुक्त यांत्रिक क्रिया क्या कहलाती है। ऑप्शन है काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, ड्रिलिंग, मिलिंग। तो देखिए ड्रिल होल के ओपनिंग सिरे पर बोल्ट हेड वाशर और नट के लिए फ्लैट सीट निर्मित करने की प्रयुक्त जो यांत्रिक प्रक्रिया होती है वह स्पॉट फेसिंग कहलाती है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, स्पॉट फेसिंग। 25 नंबर क्वेश्चन है कढ़ाई, बाल्टी, भट्टी और कैबिनेट्स जैसी वस्तुएं बनाने के लिए क्या उपयोग होता है। ऑप्शन स्टील की चादरों का, गैल्वेनिकृत आयरन की चादरों का, एल्युमिनियम की चादरों का, टिन की प्लेटों का। तो कढ़ाई, बाल्टी, भट्टी और कैबिनेट्स जैसी वस्तु बनाने के लिए जो उपयोग होता है वह गैल्वेनिकृत आयरन की चादरों का होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है एंगल सीट, सी क्लैंप, स्टेक और मैलेट निम्न में से किसके प्रकार हैं। ऑप्शन है मापक यंत्र, अग्निशामक यंत्र, फोल्डिंग उपकरण, हथौड़ा। तो एंगल सीट, सी क्लैंप और स्टेक और जो मैलेट होते हैं ये हमारे फोल्डिंग इक्विपमेंट होते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, फोल्डिंग उपकरण। 27 नंबर क्वेश्चन है टीयरिंग से बचने के लिए धातु के सिरे और किसी रिवेट के केंद्र के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए। आपने रिवेट के व्यास के बराबर, रिवेट के व्यास के 2 गुने, रिवेट के व्यास के 3 गुने, रिवेट के व्यास का 4 गुना। तो टीयरिंग से बचने के लिए धातु के सिरे और किसी रिवेट के केंद्र के बीच की जो न्यूनतम दूरी होती है वह रिवेट के व्यास के 2 गुना होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, रिवेट के व्यास का 2 गुना। 28 नंबर क्वेश्चन है किसका उपयोग कम व्यास के 4 mm से कम कॉपर और एल्युमिनियम के तारों को काटने के लिए किया जाता है। ऑप्शन है फ्लैट नोच प्लायर, लॉन्ग नोच प्लायर, राउंड नोच प्लायर, साइड कटिंग प्लायर। तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं साइड कटिंग प्लायर का। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, साइड कटिंग प्लायर। 29 नंबर क्वेश्चन है लकड़ी की वस्तुओं पर छोटे होल बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं। तो लकड़ी की वस्तु पर छोटे होल बनाने के हम लोग गिलमेट यूज करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है कि लकड़ी से कील निकालने के लिए प्रयुक्त उपकरण कौन सा होता है। ऑप्शन है पिंसर, हैंड ड्रिल, ब्राडल, पोकर। तो लकड़ी के कील निकालने के लिए हम लोग पिंसर यूज करते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन है विद्युत ऊर्जा की टैपिंग के लिए ओवरहेड लाइन में सिंगल स्टैंड चालक में निर्मित ज्वाइंट क्या कहलाता है। तो यह कहलाता है ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्रिटानिया स्ट्रेट ज्वाइंट। शक्ति की इकाई क्या होती है। वोल्ट, एम्पियर, वाट, हर्ट्ज। देखिए जो शक्ति की इकाई होती है वह वाट होता है। तो यहाँ पे हमारा सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। ये वोल्ट है ये विभव का मात्रक होता है, ये एम्पियर है ये धारा का मात्रक, हर्ट्ज ये है आपका फ्रीक्वेंसी का मात्रक होता है। 33 नंबर क्वेश्चन है एक धारक की धारिता क्या है जो कि उसकी प्लेट के आर पार 75 वोल्ट के वोल्टेज निर्माण के लिए हिन्ना कूलम आवेश 1.5 कूलम के चार्ज का उपयोग करता है। तो आपको पता होगा कि Q इक्वल टू क्या होता है, CV। इस फार्मूले का यूज करेंगे आप तो हमारा क्या निकल के आ जाएगा, धारिता जो होती है C का मान निकल यानी कि Q/V करना 1.5/75 करेंगे तो हमारे 0.02 फैराड आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 34 नंबर क्वेश्चन एक माइक्रो फैराड का मान कितना होता है। तो एक माइक्रो फैराड का मान होता है कि तो यहाँ पे एक माइक्रो फैराड का मान होता है 10⁻⁻6 फैराड के। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 10⁻⁻6 फैराड। 35 नंबर क्वेश्चन है डिजॉल्व एसिटिलीन भरे सिलेंडरों का रंग कैसा होता है। तो डिजॉल्व एसिटिलीन भरे सिलेंडरों का जो रंग होता है वह मैरून कलर का होता है। 36 नंबर क्वेश्चन है आवश्यक अनुपात में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों को मिश्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए किसका उपयोग होता है। ऑप्शन है ब्लो पाइप, रबर होल पाइप, रेगुलेटर, स्पार्क लाइटर। तो आवश्यक अनुपात में ऑक्सीजन और एसिटिलीन गैसों को मिश्रित करने और उन्हें नियंत्रित करने के लिए ब्लो पाइप का उपयोग किया जाता है। यहाँ पे हमारा ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, ब्लो पाइप।
37 नंबर क्वेश्चन है कि इंडक्शन वेल्डिंग एक प्रकार की क्या है। ऑप्शन इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रक्रिया, गैस वेल्डिंग प्रक्रिया, घर्षण वेल्डिंग प्रक्रिया, अन्य वेल्डिंग प्रक्रिया। तो इंडक्शन वेल्डिंग एक जो प्रकार है यह होता है इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रक्रिया। तो यहाँ पे हमारा ये आंसर करेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग प्रक्रिया। 38 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा गैस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रकार नहीं है। तो देखिए जो होता है हमारा फ्लैश बट वेल्डिंग, ये क्या होता है कि गैस वेल्डिंग प्रक्रिया का प्रकार नहीं, जबकि ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन वेल्डिंग और ऑक्सी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस वेल्डिंग ये गैस वेल्डिंग के प्रकार होते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है फेरस धातुओं स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम और धातु की पतली पतली चादरों की वेल्डिंग के लिए क्या प्रयुक्त होता है। आपने टीआईजी वेल्डिंग, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग, ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग, थर्मिट वेल्डिंग। तो फेरस धातुओं स्टेनलेस स्टील एल्युमिनियम और धातु की पतली चादरों की वेल्डिंग के लिए हम लोग टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग का यूज करते हैं, टीआईजी वेल्डिंग। 40 नंबर क्वेश्चन निम्न में से किस फ्लेम में एसिटिलीन गैस की मात्रा सर्वाधिक होती है। तो देखिए जिसमें एसिटिलीन की मात्रा ज़्यादा होती है और ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है वह हमारा हो रहता है कार्बोराइजिंग फ्लेम। कार्बोराइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि एसिटिलीन की गैस की मात्रा ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। और जो न्यूट्रल फ्लेम रहता है इसमें ऑक्सी एसिटिलीन जो फ्लेम मतलब एसिटिलीन गैस की मात्रा और जो ऑक्सीजन गैस की मात्रा होती है ये 1:1 के अनुपात में होती है। जो ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम रहता है, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम में क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है और एसिटिलीन की मात्रा कम होती है। 41 नंबर क्वेश्चन है कि शीतलकों द्वारा धारित ऊष्मा को हटाता है। तो जो कंडेंसर होता है वही क्या करता है कि शीतलकों द्वारा धारित ऊष्मा को हटाता है। 42 नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू रेफ्रिजरेटर में ताप नियंत्रक के लिए प्रयुक्त सामान्य विधि कौन सी है। तो वह थर्मोस्टेट कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, थर्मोस्टेट कंट्रोल। 43 नंबर क्वेश्चन है कि जमे हुए खाद्य पदार्थों के संग्रहण और परिवहन के लिए किस रेफ्रिजरेशन सिस्टम का उपयोग होता है। ऑप्शन है आइस रेफ्रिजरेशन सिस्टम, ड्राई रेफ्रिजरेशन सिस्टम, वेपर एब्जॉर्प्शन रेफ्रिजरेशन सिस्टम, लिक्विफाइड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम। तो जमे हुए खाद्य पदार्थों के संग्रहण और परिवहन के लिए जो रेफ्रिजरेशन सिस्टम उपयोग होता है वह लिक्विड गैस रेफ्रिजरेशन सिस्टम होता है। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है कि रेफ्रिजरेशन का 1 टन बराबर क्या होता है। तो देखिए रेफ्रिजरेशन का जो 1 टन बराबर होता है ये होता है 3.5 किलोवाट के। 45 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा करंट रिले का प्रकार नहीं है। तो जो करंट रिले का प्रकार नहीं है वह है हॉट वायर रिले। तो यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, हॉट वायर रिले। 46 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें कट इन और कट आउट तापमानों की डिफरेंशियल सेटिंग होती है। तो वह रहता है डिफरेंस। डिफरेंस कट इन कट आउट तापमानों की डिफरेंशियल सेटिंग है। 47 नंबर क्वेश्चन है कि किसमें एक विद्युत चुंबक है जो यांत्रिक मशीनों को खोलता और बंद करता है। ऑप्शन है सोलेनोइड कॉइल, पुश बटन, थर्मोस्टेट, प्रेशर स्टेट। तो होता है जो हमारा सोलेनोइड कॉइल, इसी में क्या होता है एक विद्युत चुंबक है जो यांत्रिक मशीनों को खोलता और बंद करता है। 48 नंबर क्वेश्चन है कि हैलाइड टॉर्च परीक्षण में यदि फ्रियान चार्ज सिस्टम में लीक हो रही हो तो थोड़ा सा यह लीक इसके रंग को नीले से किस रंग में बदल देता है। तो वह क्या बदलता है, हरे रंग में बदल देता है। क्या होता है कि जब लीक होता है तो यह नीले रंग को हरे में बदल देता है। 49 नंबर क्वेश्चन है कि किस दाब पर गेज शून्य प्रदर्शित करता है। तो जिस दाब पर गेज शून्य प्रदर्शित करता है वो रहता है वायुमंडलीय दाब। यहाँ पे हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 50 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया से भरे सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो हल्का नीला होता है। जो अमोनिया से भरा सिलेंडर का रंग होता है वह हल्का नीला होता है। दोस्तों यहाँ पे होता है 50 क्वेश्चन ख़त्म जो कि इम्पॉर्टेंट थे एग्जाम की दृष्टि से। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।